हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो जो बच्चे 9th से 10th में आए हैं वो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, उन्होंने अपना सिलेबस भी शुरू कर लिया है। सो हम भी यहाँ पर साइंस का सिलेबस जो है वो आपका शुरू करेंगे और उसमें हम फर्स्ट चैप्टर जो आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उस चैप्टर से हम जो है यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। और सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले हम देखेंगे सिलेबस जो सीबीएसई के द्वारा 2022-23 का जो सिलेबस है, जो अपलोड सीबीएसई के जो साइट है उस पर कर दिया गया है। तो उससे पहले सिलेबस को देखते हुए फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा पार्ट जो है वो डिलीट किया गया है या कौन सा पार्ट जो है वो अब नहीं है। तो पहले हम सिलेबस को एक नज़र देखेंगे, फिर हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। सो देखिए, केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, टाइप्स क्या क्या हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट आपको करनी है, प्रेसिपिटेशन क्या होती है, एंडोथर्मिक क्या है, एक्सोथर्मिक क्या है, एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या है। तो ये सारी जो है डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस, ये सब हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। यानी ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो कोई भी जो टॉपिक है वो आपका यहाँ पर डिलीट नहीं है। अब यहाँ पे एक टॉपिक आपको लास्ट में देखने को मिलता है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी यहाँ पर हालांकि लिखा नहीं हुआ है, लेकिन रेंसिडिटी जो है वो ऑक्सीडेशन में ही जो है कवर हो जाता है, तो वहाँ पे बहुत इजी है, तो उस टॉपिक को भी हम कवर करेंगे। तो चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करते करते बच्चों आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिर बाद में आप भूल जाओगे पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो साथ में जो है आप अपनी एनसीईआरटी बुक लेकर बैठिए, क्योंकि आप साथ साथ अंडरलाइन करेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आपको बहुत इजी रहेगा बाद में पढ़ना। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो एनसीईआरटी में कवर नहीं होते हैं, यानी जो अनसोल्ड पोर्शन होता है, तो उसको आप साथ साथ कॉपी में भी लिख सकते हो, या आप शॉर्ट नोट्स बना के एनसीईआरटी बुक में ही जिस पेज पर आपको वो क्वेश्चन दिया गया है वहां पे उसके जो है स्टिकी नोट्स भी बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। सो बच्चों, ये है हमारा चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो हमारा पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा कि पहले हम एनसीईआरटी बुक से करेंगे। एनसीईआरटी बुक से करने के बाद आपके जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, वो सब हम एक सिमेट्रिकल वे में जो है डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट आपको जो रिविजन नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं, वो आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, और ताकि आप क्विक रिविजन भी जो है वो कर सको, कि आपको जब क्विक रिविजन करना हो तो आपको पूरी एनसीईआरटी बुक जो है वो इस तरह से ना करनी पड़े। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। सो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, इक्वेशन क्या होती है। देखिए, आप अपने चारों तरफ बच्चों बहुत सारे चेंजेस देखते हो, आपने लोअर क्लासेस में भी बहुत सारे चेंजेस पड़े हुए हैं। लाइक आपने बैलून में जो है, मान लीजिए गैस जो है, आपने बैलून फुला दिया, अब अगर आप उसकी गैस जो है वो निकाल देते हो तो क्या होगा, बैलून अपनी पहली पोजीशन में वापस आ जाएगा। इट मीन्स ये कौन सा चेंज है, आप कहोगे कि ये फिजिकल चेंज है, तो बिल्कुल ये फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है जिसके अंदर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, दैट इज द फिजिकल चेंज। अब बात करते हैं केमिकल चेंज की। तो केमिकल चेंज का मतलब क्या है, आप देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि हम खाना खाते हैं, वो डाइजेस्ट होता है, या आपने अपने आसपास देखा है कि जो आयरन होता है, ठीक है, उसके ऊपर क्या लग जाता है, वो उसके ऊपर रस्ट हो जाता है, यानी वो उसके कोटिंग जो बन जाती है, रस्ट की जंग लगना। ठीक है, तो वो उसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। मींस कोई नया सब्सटेंस जिसमें फॉर्म हो तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम केमिकल चेंज कहेंगे। कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। अब जब केमिकल चेंज होता है तो केमिकल चेंज जिस भी सब्सटेंस में होता है, जिस भी जो भी हम सब्सटेंस में देखते हैं अपने चारों तरफ, केमिकल चेंज के अंदर एक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, उसको जो फिनोमिना होता है जिसके थ्रू केमिकल चेंज होता है उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, और उसको हम किस तरह से लिखते हैं केमिस्ट्री में, उसको हम केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है,
सो इसको और हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से क्लियर है केमिकल रिएक्शन क्या है, यानी जो भी केमिकल चेंज हुआ है उसके अंदर क्या प्रोसेस है, क्या जो है फिनोमिना हुआ है, वो केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि मिल्क जो है वो गर्मियों में बाहर छोड़ देते हैं तो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे वो खराब हो जाता है, दैट इज अ केमिकल चेंज। आयरन तवा है, नेल है यानी जो कील होती है उसको हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में एक्सपोज छोड़ देते हैं, वो क्या है, इट्स अ केमिकल चेंज। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स जो है वो क्या हो जाती हैं, फर्मेंट हो जाते हैं, वो भी केमिकल चेंज है। फूड जो है पक जाता है, हमारी बॉडी में फूड जो है वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, हम सांस लेते हैं। एवरी दीज टाइप ऑफ रिएक्शन दे आर द केमिकल चेंज। अब जो भी हमारे जो चेंजेस हैं उनके अंदर क्या इन्वॉल्व होती है, एक केमिकल रिएक्शन होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हो केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन होती है। तो जनरल जो केमिकल रिएक्शन है जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी हुई है वो हम यहाँ से समझेंगे। आपने पढ़ा है मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। कोई भी चीज बच्चों जब जलती है, बर्न होती है, तो वो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये टोंग में क्या है, मैग्नीशियम रिबन है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको हम सैंड पेपर से क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। तो क्लीन क्यों किया जाता है, एक्चुअली होता क्या है कि एयर के अंदर ऑक्सीजन और जो है क्या होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन धीरे धीरे मैग्नीशियम जो मेटल है, मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे क्या करती है, रिएक्ट करती है, जिससे कि फॉर्म होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब होता क्या है कि मैग्नीशियम के ऊपर एक कवरिंग जो है वो बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, और जब हम इसको बर्न करते हैं तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन गई है ये इसको बर्न नहीं होने देती, यानी ये बर्निंग में हेल्पफुल नहीं है, जिसके कारण हमें इसको सैंड पेपर से क्लीन करना पड़ता है, ठीक है। तो अब आपको क्लियर है कि इसको हम सैंड पेपर से क्लीन क्यों करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो अब रिएक्शन हो जाती है कि मैग्नीशियम वो बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है बच्चों ये एक वाइट कलर्ड पाउडर होता है, ठीक है, वाइट कलर्ड पाउडर है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि वॉच ग्लास में इस तरह से यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो ये हमारी यहाँ पे क्या थी, हमारी ऑब्जर्वेशन रहती है। नाउ नेक्स्ट देखिए, जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है जब बनता है तो जो मैग्नीशियम है वो वाइट फ्लेम के साथ चलता है, डेजलिंग वाइट फ्लेम होती है, वाइट जो है स्मोक निकलता है, एंड वाइट पाउडर जो है वो फॉर्म होता है, जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ एक्टिविटी 1.2 है, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। तो आपको क्या करना है, आपको लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है जिसका फॉर्मूला होता है PbNO3 होल ट्वाइस। सेकेंड आपको लेना है पोटेशियम आयोडाइड बच्चों, जिसका फॉर्मूला होता है Ki। ये जो रिएक्शन है ये हम जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कंप्लीट रिएक्शन के साथ। अभी हम जस्ट यहाँ पे एक्टिविटी देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों चीज़ों को आपस में रिएक्ट कराते हैं। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे येलो कलर PPT बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे PbI2 यानी लेड आयोडाइड बनेगा, ठीक है, और KNO3 जो है वो जो है यहाँ पे फॉर्म होगा, और जो येलो कलर PPT बनते हैं वो PbI2 यानी लेड आयोडाइड के बनते हैं। तो ये जो रिएक्शन है दैट इज अ केमिकल रिएक्शन, ओके। तो ये हमारा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन था एक्टिविटी 1.2 का। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 1.3। एक्टिविटी 1.3 में क्या है कि हमारे पास यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल्स हैं जिनको हमने कॉनिकल फ्लास्क में लिया है। इसके अंदर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, इसमें हमने डाला डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होता है जिंक क्लोराइड प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाती है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि मैम ये डाइल्यूट का मतलब क्या है। डाइल्यूट का मतलब होता है कि जो हमारे पास एसिड होते हैं उनमें की कंसंट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा होती है, कंसंट्रेटेड होते हैं वो, ठीक है। तो उसको हमें
थोड़ा सा पानी में हम उसको क्या करते हैं, पानी में डाल के उसको हम एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के साथ डिसॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल आप जब नींबू पानी बनाते हो और आपका जो पानी है वो बहुत ज़्यादा, मान लो आपसे शुगर बहुत ज़्यादा डल गई है और वो बहुत ज़्यादा मीठा हो गया, तो वो आप उसको एक तरह से कंसंट्रेटेड कह सकते हो। और अगर आप उसके अंदर पानी मिला देते हो तो वो क्या हो जाता है, वो डाइल्यूट हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही प्रोसीजर यहाँ पे रहता है। इसको पूरा डिटेल में हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, यानी हम कब कह सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो पहली जो सिचुएशन है वो है चेंज इन स्टेट की, कि उसकी स्टेट में चेंज हो जाए। स्टेट इन द सेंस कि सॉलिड है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाए, लिक्विड है तो वो गैस में चेंज हो जाए मे बी, और हो सकता है लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो जाए। तो डिपेंड करता है रिएक्शन के। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि जिसकी स्टेट में चेंज हो जाए तो वो केमिकल रिएक्शन हो सकती है। उसके कलर में चेंज हो जाए, जैसे येलो पीपीटी बने थे। एवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे कि हाइड्रोजन गैस अभी निकली थी। चेंज इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में चेंज हो जाए, लाइक जो टेस्ट ट्यूब है कई बार वो गर्म हो जाती है या टेस्ट ट्यूब वो ठंडी हो जाती है, तो ऐसा जो चेंज होगा वो चेंज इन टेम्परेचर रहेगा। तो इस तरह के चेंजेज अगर हम अपने चारों तरफ किसी तरह देखते हैं तो वो क्या होगी, वो एक केमिकल रिएक्शन होगी। अब देखिए, अब जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, मान लीजिए हम बोल रहे हैं मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जस्ट एक वर्ड इक्वेशन हो गई हमारी। अगर हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे ये हमें देखना है। तो केमिकल इक्वेशन, अगला 1.1 जो टॉपिक है आपका, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड की तरफ क्या होते हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ होते हैं रिएक्टेंट्स एंड राइट हैंड की तरफ होते हैं स्टूडेंट्स प्रोडक्ट। तो ये क्या है, ये एक वर्ड इक्वेशन है, ठीक है, जो हमने ऊपर अभी समझा कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्ट होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो ये जो लेफ्ट हैंड की तरफ होते हैं इनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं और राइट हैंड की तरफ होते हैं हमेशा प्रोडक्ट, और बीच में हमेशा एक एरो का निशान जो है वो लगाया जाता है ताकि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनको अलग अलग एक तरह से लिखा जा सके। अब यहाँ पे जो भी रिएक्शन यहाँ पे हुई है इसको हम अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, एलिमेंट की जो साइन सिंबल्स होते हैं उनकी फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सिंबॉलिक इक्वेशन कहते हैं। एक बात और यहाँ पे कि अगर जो रिएक्टेंट होते हैं तो इनको हम इस तरह से बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट अगर एक से ज़्यादा है तो हम क्या लगाते हैं, बीच में प्लस का साइन यहाँ पर लगाते हैं। उसके बाद देखिए केमिकल इक्वेशन, ये अब हमने जब जो वर्ड इक्वेशन होती है उसको जब हम इस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, एलिमेंट की सिंबॉलिक फॉर्म में, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इस तरह से वर्ड इक्वेशन को लिखते हैं। तो ये एक हमारी सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो इसमें देखिए ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कंसाइज है, यूजफुल है। हम बिना किसी वर्ड्स के इस तरह से एकदम से बता सकते हैं कि कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है और बाद में क्या प्रोडक्ट जो है वहाँ पे बन रहा है, ठीक है। सो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है एरो के हम इस तरह से लिखते हैं। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का होता है O2, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ये एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती तो यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखेंगे O2 एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ MgO। अब बात करते हैं कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस है। आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को हम करते हैं इक्वल, ठीक है, उनके जो नंबर है उनको इक्वल करते हैं। और जब तक कोई इक्वेशन के में जो एलिमेंट हैं वो इक्वल नहीं होते हम उसको बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अंडरलाइन कर लेंगे, दैट इज द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो मैंने आपको बताया आप अपनी एनसीईआरटी बुक लेकर बैठिए और साथ साथ जो है अंडरलाइन जरूर कीजिए, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड को क्या कहेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब हमें करना है इसको बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए हमारे पास कुछ जो है मेथड्स होते हैं जिसमें हम यूज़ करते हैं
कौन सा मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो देखिए जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है आपने जो 9th में पढ़ा था वो यहाँ पे दिया गया है, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सो अब हम इसको क्या करेंगे, वर्ड इक्वेशन हमारे पास है, इसको हम करेंगे बैलेंस। मान लीजिए हमारे पास जो है इक्वेशन दी गई है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। इसको हमने केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखा, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, तो जिंक का जो सिंबल है वो क्या है, Zn, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, जिंक सल्फेट बन गया ZnSO4 एंड प्लस हो गई हाइड्रोजन। ओके, अब देखिए जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 ये दोनों हो गए प्रोडक्ट। अब यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स हम देखें, ये हमने एक टेबल में यहाँ पे लिख लिया, जिंक हमारे पास रिएक्टेंट्स में 1 है, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, सल्फर 1 है एंड ऑक्सीजन 4 है। अब यहाँ पे अगर हम देखें ऑन राइट हैंड साइड, तो जिंक हमारा 1 है, हाइड्रोजन हमारे 2 हैं, सल्फर हमारा 1 है एंड ऑक्सीजन हमारे 4 हैं। तो यहाँ पे उसको पहले बैलेंस करने की कोशिश करेंगे जो नंबर में अनइक्वल है। अगर हम ऐसे देखें तो देखिए ये तो क्या हो गया, ये तो इक्वल हो गए, क्लियर है ना। तो यानी ये रिएक्शन क्या है हमारी, ये रिएक्शन हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बिना बैलेंस किए हुए ही ऑलरेडी बैलेंस है। अब हमें क्या करना है, अब जो है ये तो हो गया। अब एक और रिएक्शन हम लेते हैं Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो है रिएक्शन दी गई है, हमने इसको इस तरह से बॉक्स में कर लिया। ये बॉक्स में हमने क्यों किया है, इसका रीज़न है, इसका रीज़न क्या है कि हम कभी भी जो बॉक्स के इनसाइड है उसको हम कभी भी चेंज नहीं करते। एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में जो भी बॉक्स के अंदर हमने इस तरह से मार्क किया है उसको हम कभी भी उसको टच नहीं करेंगे, उसको नहीं छेड़ेंगे। जो कुछ भी हमें चेंज करना है वो हमें बॉक्स के आउटसाइड चेंज करना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे याद रखने का है वो ये रहेगा कि देखिए आप जो है किसी भी एलिमेंट की जो एटॉमिसिटी है उसको आप चेंज नहीं करोगे। एटॉमिसिटी क्या होती है, एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स, यानी यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन अगर आपको ज्यादा चाहिए तो H2 का H4 नहीं बना सकते। ठीक है, तो आप इसकी एटॉमिसिटी को बिल्कुल चेंज नहीं करोगे। यू कैन चेंज ओनली कोफिशिएंट, आप केवल कोफिशिएंट में चेंज कर सकते हो। लाइक Fe3O4 है, मान लीजिए आपको ऑक्सीजन 8 चाहिए तो आप इसको 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो हम केवल यहाँ पे कोफिशिएंट अप्लाई करेंगे, हम कभी भी नीचे एटॉमिसिटी को चेंज नहीं करेंगे। अगर हम एटॉमिसिटी को चेंज करते हैं तो हमारा जो बेसिक स्केलेटल इक्वेशन है वही चेंज हो जाएगी और हमारी इक्वेशन ही गलत हो जाएगी। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगी। मान लीजिए आपके पास वाटर है, अब वाटर में ऑक्सीजन 1 है, जब वाटर का फॉर्मूला लिखते हैं, मान लीजिए आपको ऑक्सीजन जो है बैलेंस करने के लिए यहाँ आप 2 लगा देते हो, तो क्या अब ये वाटर है? अब ये वाटर नहीं है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया जो वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं करता। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला ही चेंज हो गया अगर हम इसकी एटॉमिसिटी चेंज करते हैं। हाँ, ये हम कर सकते थे कि अगर हमें ऑक्सीजन जो है 2 चाहिए तो हम यहाँ पे लगा सकते थे, अब भी तो ऑक्सीजन 2 हो गई, हाइड्रोजन 4 हो गई, तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब यहाँ से हम बैलेंस करेंगे, तो देखिए यहाँ से हम हिट एंड ट्रायल से स्टूडेंट्स इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए Fe प्लस H2O, आपको याद रखना है, आपको एटॉमिसिटी जो है वो चेंज नहीं करनी है। ठीक है, H2O एंड Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखिए जो है सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो मेन मेटल आयंस होते हैं, मेटल एलिमेंट्स होते हैं, उनको पहले कोशिश कीजिए, क्योंकि उनको करते करते बैलेंस अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है नॉर्मली कई बार अपने आप ही हो जाते हैं। तो आप बहुत सिंपल तरीके से, हमारे पास यहाँ आयरन के कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं है, एक ही है केवल। ठीक है ना, एक ही है, तो इसको 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, बिल्कुल बैलेंस है। ऑक्सीजन को देख लेते हैं, ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अब जैसे ही मैंने वाटर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन तो हमारे 4 हो ही गए, हाइड्रोजन हमारे 8 हो गए, क्योंकि बच्चों जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया 4 को, तो ये ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई हुआ है, और जो हाइड्रोजन है उसके 2 एलिमेंट हैं तो उससे भी ये मल्टीप्लाई हुआ है 4।
तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा यहाँ से ऑक्सीजन हमारे कितने हो गए, 4 हो गए और हाइड्रोजन हमारे हो गए 8। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा गड़बड़ हो गया ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो गए और यहाँ पे हमारे 2 रह गए। तो इस 2 को 8 कैसे बनाएं, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, इसको बैलेंस कर दोगे। तो जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसी के अकॉर्डिंग करोगे। अब यहाँ पे मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अब ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है। तो इस तरह से हीट एंड ट्रायल मेथड से आप जो इक्वेशन है उनको आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, अब जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हम फिजिकल स्टेट मेंशन करते हैं। फिजिकल स्टेट यानी अगर कोई लिक्विड है तो हम उसके साथ लिक्विड लिखेंगे, कोई गैसियस स्टेट में है तो हम उसके साथ जी लिखेंगे। नोटेशन तो यहाँ से आप अंडरलाइन कीजिए, नोटेशन लाइक जी, एल, ए, क्यू एंड एस। सॉलिड है तो सॉलिड लिखेंगे, गैस है तो जी लिखेंगे, लिक्विड है तो एल लिखेंगे। और अगर किसी सॉलिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया गया है तो उसके लिए बच्चों हम ए क्यू लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, ए क्यू। तो ये हमारा हो जाएगा सॉलिड, गैस, लिक्विड एंड ए क्यू। अब यहाँ से एक एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक देखिए, यहाँ पे आयरन हमारा सॉलिड था तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने यहाँ पे एस लिखा। वाटर हमारा किस फॉर्म में है, यहाँ पे वेपर्स की फॉर्म में लिया गया है क्योंकि आयरन जो है वो लिक्विड स्टेट में वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, केवल वेपर स्टेट में करता है। तो गैसियस फॉर्म हमने लिखा। उसके बाद Fe3O4 हमारा सॉलिड बनता है और हाइड्रोजन हमारी गैस है तो हमने यहाँ पे इसको जी लिखा। ठीक है, उसके बाद जो भी टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट होते हैं वो हम एरो के ऊपर लिखते हैं या नीचे लिखते हैं, जो भी कंडीशंस होती हैं। लाइक यहाँ पे जो हमारा प्रेशर है दैट इज 340 एटमॉस्फेयर और यहाँ पे हमने ये इक्वेशन है हमारी, ये जो है हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है तो जिसमें सनलाइट एंड क्लोरोफिल की नीड होती है। तो हमने ये एरो के ऊपर और नीचे इस तरह से लिख दिए हैं। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just डाउनलोड फिलो नाउ। यहाँ पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं तो बच्चों आप पहले इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके आंसर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही आज के लिए। तो ये क्वेश्चन जो आपको बैलेंस जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करने के लिए दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आप पहले खुद से जो है सारे क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे अपना चैप्टर कंटिन्यू रखेंगे। सो आई होप आपको यहाँ तक मैं बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरा इस तरह से पढ़ाना अच्छा लगा, आपको समझ आया तो वीडियो को जरूर से लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे इसी पार्ट के जो है कंटिन्यूएशन में। टेक केयर।